वेलकम स्टूडेंट, मैं आकांक्षा आप सभी की अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट टॉपिक में आपने जो पढ़ा था उसमें ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया था, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, आपके इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गए। इसके साथ साथ रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट, पॉइंटर, स्पेशल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर, ऐसे ये सभी ऑपरेटर्स हैं। और इनमें से कुछ ऑपरेटर्स की टाइप के बारे में हम प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं। आज के इस क्लास में बचे हुए टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में आपने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर, जिसमें आपने कंडीशनल, साइज ऑफ, ये सभी ऑपरेटर आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिससे ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होगा और हम आगे की तरफ चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये टॉपिक तो आपको क्लियर करवा चुके हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर होता क्या है। यानी साइज ऑफ ऑपरेटर का मतलब ऐसा ऑपरेटर जो क्या करता है, किसी भी वेरिएबल ने कितना मेमोरी में बाइट एक्यूपाई किया है उसके साइज को रिटर्न कराना। आप जिस भी टाइप का वेरिएबल बनाते हैं उसी टाइप के अकॉर्डिंग वेरिएबल क्या करता है, मेमोरी को एलोकेट करता है। और जो भी उसने मेमोरी, जितने बाइट उसने मेमोरी रिजर्व किया है उस बाइट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है साइज ऑफ ऑपरेटर। जिस तरीके से आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे सिंबल ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे ही ये साइज ऑफ भी हमारा क्या है, एक ऑपरेटर है। ये जिस फॉर्म में लिखा है इसी फॉर्म में इसको लिखा जाता है। इसका एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि जैसे यहाँ देखिए कुछ वेरिएबल्स हमने अलग अलग टाइप के लिए हैं। अब हम देखना चाहते हैं किस वेरिएबल ने कितने साइज को एलोकेट कर रखा है। तो इसको रन करा के आपको दिखाया गया था कि जब आप डालते हैं यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कराते समय जब आप डालेंगे साइज ऑफ ए, तो ए हमारा किस में बना है, इंट में बना है। और इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर। और इंटीजर मेमोरी में कितने बाइट रिजर्व करता है, 2 बाइट। सेम एज जब आप यहाँ पर डालते हैं फ्लोट बी, अब बी आपका जो है वो फ्लोट में बना है, तो फ्लोट में बना है इसका मतलब फ्लोट कितने बाइट रिजर्व करेगा, स्पेस 4। कैरेक्टर 1 बाइट रिजर्व करेगा, लॉन्ग 4 बाइट करेगा, डबल आपका 8 बाइट करेगा। अगर इसमें हम लॉन्ग डबल भी लगाते तो वो हमारा 10 बाइट करता। तो ये सभी ऑपरेटर्स जो आपके हैं, ये कौन ऑपरेटर कितनी मेमोरी को रिजर्व कर रहा है, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है साइज ऑफ ऑपरेटर। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। क्या है रिलेशनल ऑपरेटर और क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले देखेंगे रिलेशनल। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, सच एज ग्रेटर देन, लेस देन, आर यूज टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल। यानी जब आपको 2 वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करना हो, चेक करना हो, एक रिलेशन देखना हो, तब यूज़ किया जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है, डबल इक्वल जो आपका होता है, ये सभी ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। अगला आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, जैसे एंड, ये जो डबल वाला साइन है, डबल एम्परसेंड लगा है, इसको बोला जाता है एंड। और ये जो आपका सिंबल होता है इसको और का सिंबल बोलते हैं। नॉट, ये हमारा नॉट का सिंबल होता है। ये जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं इन्हें लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाता है, जो किसी न किसी लॉजिक के लिए यूज़ किए जाते हैं। आर यूज टू कनेक्ट रिलेशनल एक्सप्रेशन टुगेदर यूजिंग द रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। यानी ये जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एंड लगा हुआ है, और लगा है, नॉट लगा है, ये सभी चीज़ें जो है किसके साथ काम करती है, रिलेशनल एक्सप्रेशन। अभी इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे कैसे ये काम करता है। पहले हम देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर है क्या। तो रिलेशनल ऑपरेटर चेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑपरेंड। यानी रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, ऐसा ऑपरेटर है जो 2 ऑपरेंड के बीच में रिलेशनशिप को चेक करता हो। जैसे अब रिलेशनशिप को क्या चेक करना, जैसे ए ग्रेटर देन बी, तो ए हमारा बड़ा है बी से, ये एक टाइप का रिलेशन है। तो जब भी कभी 2 ऑपरेंड को कंपेयर करना हो और चेक करना हो दोनों के बीच का रिलेशन, तब यूज़ किया जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पर इफ़ द रिलेशन इज़ ट्रू, अगर रिलेशन क्या होगा, ट्रू होगा। मान लीजिए मैंने डाला ए ग्रेटर देन 2 और वाकई में ए की वैल्यू जो है 2 से बड़ी हो, तो ऐसे में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या बैठेगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। इट मीन्स कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। तो इट रिटर्न 1। हमेशा याद रखिएगा कि जब हमारा जो कंडीशन आपने दी है, अगर वो कंडीशन सही है, तब जो रिटर्न होती है वैल्यू, वो क्या रिटर्न होती है, 1। कभी कभी एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है। तो रिलेशन के ट्रू होने पर या कंडीशन के ट्रू होने पर जो वैल्यू रिटर्न होती है वो क्या रिटर्न होती है, 1।
इफ़ द रिलेशन इज़ फॉल्स, अगर वही रिलेशन हमारा क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, गलत हो जाए, तब इट रिटर्न द वैल्यू ज़ीरो, तब हमें क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, रिलेशन के सही होने पे, यानी कंडीशन के सही होने पे जो फंक्शन आपका होता है वो रिटर्न क्या करता है, वन रिटर्न करता है। और अगर कंडीशन आपकी गलत है तो गलत होने पे वो क्या रिटर्न करता है, ज़ीरो। तो रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स। जो रिलेशन ऑपरेटर होते हैं इनका यूज़ डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी जिस जगह आपको डिसीजन लेना हो, और साथ साथ आगे आप लूपिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, लूपिंग के लिए, इनके लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। अगला टॉपिक देखिए, इसमें नेक्स्ट में आपको कुछ ऑपरेटर्स हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं, उनकी मीनिंग क्या है और उनके एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पर एक टेबल के थ्रू आपको समझाया जाएगा। जैसे एक ऑपरेटर होता है इक्वल, तो जो इक्वल होता है वो तो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब हो गया ए इक्वल 5, तो 5 हमारा जो होगा वो इक्वल ए के अंदर स्टोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ऑपरेटर लगा है जिसे हम कहते हैं डबल इक्वल, यहाँ पे डबल इक्वल लगा है। और डबल इक्वल का मतलब ये इक्वल टू, ये कंपेयर करता है। कंपेयर क्या करता है, इक्वलिटी चेक करता है, दो वेरिएबल के बीच की इक्वलिटी चेक करता है। जैसे आपने लिखा ए इक्वल टू बी, तो ये चेक करेगा क्या ए हमारा बी के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए लिखा है 5 इक्वल 3, यहाँ पर क्या चेक कर रहा है कि 5 हमारा बराबर है। यहाँ पर अगर मान लीजिए सिंगल इक्वल लगा होता, सिंगल इक्वल का मतलब इधर वाली वैल्यू इधर स्टोर होनी होती है जब आपका कोई वेरिएबल होता है। लेकिन डबल इक्वल का मतलब होता है कंपेयर करना। अब चाहे यहाँ 5 और 3 हो, या 5 को हम ए में स्टोर कर दें और 3 को हम बी में स्टोर कर दें, तो कर दें ए इक्वल बी, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ सिंपल सा बताया गया 5 इक्वल 3, क्या 5 3 के बराबर है? तो ऐसा क्या होता है, नहीं होता है, 5 हमारा 3 के बराबर नहीं है। तो इज़ इवेलुएटेड टू 0। अब देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है, क्योंकि 5 3 के बराबर नहीं है, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। और फॉल्स होने का मतलब है क्या आपको मिलेगा, 0। लेकिन यहाँ अगर 5 होता और यहाँ भी 5 होता और तब आप चेक करते 5 इक्वल 5, तब फिर ये क्या करता है, रिटर्न करता 1। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कंडीशन के फॉल्स होने पे जो हमें वैल्यू मिलती है वो 0 मिलती है, और कंडीशन के सही होने पे जो वैल्यू मिलती है वो 1 मिलती है। अगला ऑपरेटर आता है ग्रेटर का साइन, इसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या करता है, आपका कंपेयर करता है दो ऑपरेंड के बीच में और चेक करता है कौन सा वेरिएबल हमारा बड़ा है। जैसे 5 ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर क्या चेक होगा कि क्या 5 हमारा 3 से बड़ा है। 5 ग्रेटर देन 3, 5 बड़ा है 3 से, क्या ये कंडीशन सही है? बिल्कुल सही है। और कंडीशन सही है, इस वजह से हमें अब वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। लेकिन सपोज दैट 3 इधर हो और यहाँ पे 5 लिखा हो, तब आप चेक करें 3 ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन फॉल्स होती, तब हमें क्या मिलता, 0 मिलता। लेकिन यहाँ हमारी कंडीशन सही है, इस वजह से हमें आंसर क्या मिल रहा है, 1। अगला आता है लेस देन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं लेस देन का साइन। अब जो लेस देन है ये क्या देखता है, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 लेस देन 3, तो क्या 5 हमारा 3 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 लेस देन 3, 5 छोटा है 3 से। अब देखिए 5 हमारा 3 से छोटा नहीं है, इस वजह से यहाँ पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। लेकिन अगर जो आपका यहाँ 5 है, 5 की जगह मान लीजिए 1 होता, 2 होता, ऐसी कोई वैल्यू होती जो 3 से छोटी होती, तब ये कंडीशन सही हो जाती, सेटिस्फाइड करती, तो वैल्यू में क्या मिलता, 1 मिलता। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगता है वो ऐसे ही आपको लगाना है, यानी ग्रेटर देन फिर इक्वल। तो ग्रेटर देन इक्वल का मतलब वैसे आपको पता ही होगा, बड़ा भी हो और बराबर, या तो बड़ा हो या फिर क्या हो, बराबर हो, बीच में और लगा है मीन्स बड़ा हो या फिर बराबर हो। तो अब देखिएगा जैसे यहाँ पर एक पड़ा हुआ है 5 ग्रेटर देन 3, तो 5 ग्रेटर देन 3 का मतलब 5 हमारा बड़ा है किससे, 3 से। अब यहाँ पर 5 ग्रेटर देन इक्वल 3 है, या तो बड़ा हो तब भी कंडीशन सही होगी, 1 देगा। लेकिन अगर ये बड़ा ना हो, बराबर हो, मान लीजिए इधर भी 5 होता, तो 5 ग्रेटर देन 3 या 5 ग्रेटर देन इक्वल 3। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, मान लीजिए इधर 5 होता तो 5 ग्रेटर देन इक्वल 5 हो जाता, तो 5 या तो 5 से बड़ा हो या बराबर हो, तब ये कंडीशन हमारी सही हो जाती, तब भी हमें क्या देता, 1 दे देता। नेक्स्ट है लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल क्या होता है, ये आपका जो है छोटा हो या बराबर हो। जैसे यहाँ पर लिखा है 5 लेस देन इक्वल 3, क्या तो 5 हमारा 3 से छोटा हो या फिर 5 हमारा 3 से बड़ा हो। तो 5 हमारा 3 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, इस वजह से हमें क्या दे रहा है, 0। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा 3 की जगह 5 होता, तो 5 हमारा 5 के बराबर होता, कंडीशन सही होती, तब हमें आउटपुट क्या मिलता, 1 मिल जाता। इसी तरीके से एक ऑपरेटर और होता है जिसे हम कहते हैं नॉट इक्वल। नॉट इक्वल ये आपका चेक करता है बराबर ना हो, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 नॉट इक्वल 3,
यानी 5 3 के बराबर ना हो। अब 5 3 के बराबर ना हो, ये क्या ये कंडीशन सही है? 5 हमारा 3 के बराबर नहीं है, तो 5 3 के बराबर नहीं है, इट मीन्स कंडीशन सही है। तो देखिए आपको हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे 5 ही होता और तब हम करते 5 नॉट इक्वल 5, क्या 5 फिर हो जाता 5 5 के बराबर नहीं है, और 5 5 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन हो जाती फॉल्स, क्योंकि 5 5 के बराबर रहता, तब आपको आउटपुट क्या मिलता है? 0। आई होप सो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कंडीशन के सही होने पे आउटपुट 1 मिलेगा, और कंडीशन के फॉल्स होने पे जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो ये तो बात हो गई कि जो है रिलेशनल ऑपरेटर की। अब हमें देखना है लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी ऐसे ऑपरेटर जो लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब भी कभी कोई भी आप एक्सप्रेशन दें, उसमें जो लॉजिक को बताए वो ऑपरेटर क्या कहलाते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग द लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न आइदर 0 और 1। यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने रिलेशनल में देखा था कि आपका वो क्या करेगा? एक्सप्रेशन या तो आपका जो भी लॉजिकल ऑपरेटर वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा? आइदर 0 और 1, यानी वो या तो 0 रिटर्न करेगा या तो 1 रिटर्न करेगा। 0 तब रिटर्न करेगा जब कंडीशन फॉल्स होगी, और 1 तब रिटर्न करेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, डिपेंडिंग अपॉन वेदर एक्सप्रेशन रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स। ये कैसे डिपेंड होगा कि जो भी आपने एक्सप्रेशन में रिजल्ट आया है वो सही है या गलत है। सही होने पे 1 और गलत होने पे 0 रिटर्न करता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर आर कॉमनली यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग इन सी प्रोग्राम, यानी लॉजिकल ऑपरेटर भी हम किस लिए यूज़ करते हैं? अपने प्रोग्राम में डिसीजन को क्रिएट करने के लिए। कहाँ पर किस टाइप का आपको डिसीजन लेना है, उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। देखिएगा देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज में हमारे पास 3 तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर हैं। दे आर लॉजिकल एंड, जैसे एक हमारा होता है जिसे ये जो डबल एम्परसन होता है इसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड। लॉजिकल और, ये जो आपका है ये लॉजिकल और को इंडिकेट करता है, और लॉजिकल नॉट, ये हमारा क्या करता है? लॉजिकल नॉट को इंडिकेट करता है। यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स दिए हैं, जैसे लॉजिकल एंड है, तो लॉजिकल एंड हमेशा ऐसे लगता है। इसमें देखिए इधर हमने एक रिलेशनल ऑपरेटर लगा रखा है, इधर हमने एक रिलेशनल ऑपरेटर लगा रखा है, बीच में अपना लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया है। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, जैसे लिखा है x ग्रेटर देन 5, y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 5 एंड, बीच में एंड का सिंबल है, और यहाँ पर है y लेस देन 5। इस जब भी कभी एंड आए, जब भी कभी आपका एंड ऑपरेटर आए, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब आपके दोनों साइड की वैल्यू सही होगी तभी ये जो है कंडीशन पूरी सही मानी जाएगी। अगर इसमें एक भी साइड की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये पूरा आपका जो होगा ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड का मतलब होता है और। अब जैसे यहाँ पर कहा गया x ग्रेटर देन 5, मान लीजिए x की वैल्यू होती 3, ठीक, x की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है 3 ग्रेटर देन 5, क्या ये कंडीशन सही है? नहीं, कंडीशन हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ये पूरा फॉल्स होगा, भले ही इधर की वैल्यू सही होती लेकिन फिर वो आगे की ओर चेक नहीं करेगा। ऐसे ही आप मान लीजिए x की वैल्यू हमारे पास 7 है, x कितना है? 7 है। यहाँ हम चेक कर रहे हैं 7 ग्रेटर देन 5, क्या 7 5 से बड़ा है? कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। आगे आए, यहाँ पर चेक किया y लेस देन 5, अब सपोज दैट y की वैल्यू 6 हो और 6 लेस देन 5 कंडीशन हो जाए फॉल्स, तब भी ये आपका इधर वाला सही था लेकिन ये वाला फॉल्स हो गया, इस कारण ये पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। इसलिए इसमें दोनों की कंडीशन जब सही होगी, एंड ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट साइड जो आपने एक्सप्रेशन दे रखा है, इस पूरे एक्सप्रेशन की जब वैल्यू सही होगी तभी ये हमारा सही माना जाएगा। जैसे x में 7 हो और y में 3 हो। अब यहाँ हम चेक कर रहे हैं 7 ग्रेटर देन 5 कंडीशन सही, और y में 3 है तो 3 लेस देन 5 ये भी कंडीशन सही है। तो जब दोनों साइड की कंडीशन सही होगी तो इट रिटर्न ट्रू। क्यों ट्रू रिटर्न करेगा? व्हेन बोथ कंडीशन इज ट्रू, जब दोनों साइड की कंडीशन सही होगी। तो याद रखिएगा जब भी कभी आप एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो एंड ऑपरेटर का मतलब इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड की वैल्यू का सही होना जरूरी होता है। अगर एक भी साइड की वैल्यू फॉल्स हो गई तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है और। इस ऑपरेटर को, ये जो डबल डंडी है इसे हम बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। ये क्या है? लॉजिकल और ऑपरेटर है। अब लॉजिकल और ऑपरेटर का काम क्या होता है? ये आपका और का मतलब होता है या,
या तो या ये सही हो या तो ये सही हो, दोनों में से एक भी अगर सही है तो ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू माना जाएगा। जैसे लिखा है x ग्रेटर देन 5 और y लेस देन 5, या तो x हमारा 5 से बड़ा हो या फिर y हमारा 5 से छोटा हो। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सही है तो ये क्या होगा, सही माना जाएगा। तो इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन आइदर वन कंडीशन इज ट्रू, जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही होगी तो ये हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नॉट, इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को ऐसे डिफाइन किया जाता है, जैसे मैंने दिया नॉट ए इक्वल बी, यानी ए की वैल्यू बी के बराबर ना हो। अभी तक का अगर ये नॉट ना लगाए, यहाँ पे सपोज दैट नॉट को ना लगाए तो ए इक्वल बी है, मतलब ए बी के बराबर हो, लेकिन नॉट लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर ना हो। तो देखिए इसमें क्या डेफिनेशन में लिखा है डिस्क्रिप्शन में, इट रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड, यानी जो आपका लॉजिकल स्टेट होता है ये उसका रिवर्स काम करता है। जैसे यहाँ पर अगर देखिए तो ए इक्वल बी मतलब ए बी के बराबर हो, लेकिन नॉट लग जाने से क्या हो गया, ए बी के बराबर ना हो, तो ये उसका क्या हो गया, रिवर्स हो गया, यानी उसका उल्टा हो गया। तो इफ़ कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन सही है, देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल बी ट्रू, तब आपका जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होगा वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तब हमारा ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो ये तो था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम आपको रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर के प्रोग्राम को रन करा करके दिखाएंगे। देखिएगा एक प्रोग्राम यहाँ पर हमने बनाया है, ये रिलेशनल ऑपरेटर को बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए हेडर फाइल्स के बाद में इस जगह से आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इस जगह हमने कुछ एक्सप्रेशंस लिख रखे हैं, CLR SCR फंक्शन जो कि स्क्रीन को क्लियर करेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है, इंट a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5 और c में हमने क्या ले रखा है, 10। अब यहाँ पर रिलेशन कैसे चेक करेंगे, कौन कैसी वैल्यू देता है, ये एक एक लाइन में आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने लगाया है प्रिंटफ, और प्रिंटफ देने के बाद में /n है, इसको सिंगल भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करेगा, आपको नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पर लिखा है %d, फिर इक्वल और फिर %d। ये जो पहला %d है इसमें a की वैल्यू आ जाएगी, बीच में इक्वल आउटपुट में डिस्प्ले होगा। ये जो दूसरा %d है इसमें b की वैल्यू आ जाएगी, फिर बीच में इक्वल हमें स्क्रीन पे ऐसे ही प्रिंट होकर के आ जाएगा। इसके बाद जो तीसरा %d है इसमें a इक्वल b, यानी a और b को कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद अगर a और b की वैल्यू बराबर होगी तो आउटपुट हमें 1 देगा, यानी अगर ये कंडीशन सही है तो यहाँ पर आपको 1 रिटर्न होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पर क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो इसको रन करा करके देखेंगे जब, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन पर जो दे रखा है इसमें है आपका एक सबसे पहले %d में आ जाएगा a की वैल्यू, दूसरे में b की वैल्यू आ जाएगी, और तीसरे में a ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा होगा तो आउटपुट यहाँ पर आपको 0 दे देगा, लेकिन अगर a की वैल्यू b से छोटी यानी कंडीशन फॉल्स होगी तो आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक प्रोग्राम है, इसको हम रन कराएंगे और रन करा के आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। इसमें देखिए सारी कंडीशन हमने लगा रखी है, a इक्वल b, a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, a ग्रेटर देन इक्वल b, a लेस देन इक्वल b और a नॉट इक्वल b, ये सारी कंडीशंस लगा रखी है। आइए इसको रन कराते हैं। जब इसको हमने रन कराया तो रन कराने में सबसे पहले यहाँ पर लिख के आया है 5 इक्वल 5 और उसके आगे लिखा है 1। सबसे पहले यहाँ पर लिख के आया है 5 इक्वल 5 और उसके बाद में क्या लिखा है, 1 लिखा है। इसका मतलब क्या 5 5 के बराबर है, तो देखिए 5 5 के बराबर है, यानी कंडीशन सही है। और कंडीशन के सही होने पर आपको आउटपुट क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। अगली बार दे रहा है 5 ग्रेटर देन 5, क्या 5 5 से बड़ा होता है। नेक्स्ट लाइन में 5 ग्रेटर देन 5, क्या 5 5 से बड़ा होता है, नहीं। यहाँ पर अगर इक्वल लगा होता तब तो ये कंडीशन सही होती, लेकिन 5 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई और रिटर्न क्या कर रहा है, 0। नेक्स्ट लाइन में थर्ड लाइन में देखेंगे 5 लेस देन 5, 5 5 से छोटा है, तो 5 5 से छोटा है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और कंडीशन के फॉल्स होने पर आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। इसके बाद में फोर्थ लाइन में देखिए 5 ग्रेटर देन इक्वल 5, 5 बड़ा या बराबर हो 5 से, तो यहाँ पर 5 5 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन 5 5 के बराबर है, यानी 5 हमारा 5 के बराबर है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, कंडीशन सही है। इसी तरीके से आप जब सेकंड लास्ट में देखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है,
5 लेस देन इक्वल 5, 5 या तो 5 से छोटा हो या फिर 5 5 के बराबर हो। तो 5 5 से छोटा नहीं है लेकिन 5 5 के बराबर है, इट मीन्स कंडीशन सही है, तो आउटपुट हमें मिल रहा है 1। और इसी तरीके से 5 नॉट इक्वल 5, अगर 5 5 के बराबर ना हो तो क्या ये कंडीशन सही है? 5 5 के बराबर ना हो तो 5 5 के बराबर है, इसलिए ये कंडीशन हो जा रही है फॉल्स। और फॉल्स होने पे लास्ट लाइन में हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो ये पूरा प्रोग्राम है जो आपको ये समझाता है कि रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल इक्वल का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन का क्या मतलब है, लेस देन का क्या मतलब है, ये हर एक स्टेटमेंट समझाता है। अगर इसमें से कोई भी लाइन या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम उसे आप जो है फिर से इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगे और उसे एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। या फिर अगर आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं जो भी कुछ आपको पूछना हो। आइए बच्चों, ये वाला प्रोग्राम रन करा लेते हैं। ये हमारा लॉजिकल का प्रोग्राम है। लॉजिकल का प्रोग्राम है, यहाँ पर हम आपको लॉजिक्स बताएंगे। जैसे आपने प्रीवियस प्रोग्राम में रिलेशनल वाले में देखा था, वहाँ पर रिलेशनल एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होता है वो बताया गया था। यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होता है या ट्रू और फॉल्स होने पे किस तरीके से हमें वैल्यूज़ रिटर्न होती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ए की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है? 3 है। बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू क्या ले रखी है? 10 ले रखी है। तो इस प्रोग्राम को जब आप रन कराते हैं तो रन कराते समय 3 अलग अलग स्टेटमेंट हैं। 3 बार प्रिंटअप लगाया गया है और इस प्रिंटअप में पहले प्रिंटअप में /n नेक्स्ट लाइन के लिए आप जितने /n देते हैं उतने ही ये नेक्स्ट लाइन कर देता है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो है ये आपको स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट होता है। ये जो आप डबल कोटेशन के अंदर जितना भी कुछ देते हैं ये स्क्रीन पे प्रिंट होता है। तो ये तो हमारे एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स हो गए जो क्या करेंगे? एग्जीक्यूट हो जाएंगे, यानी ये नेक्स्ट लाइन पर दे देंगे। और इसके बाद में ये जो आपने ब्रैकेट लगाया है, ए लगाया है, डबल इक्वल लगाया है, बी लगाया है, ये सब कुछ स्क्रीन पे प्रिंट होगा। जिस जगह %d है इस जगह पर कॉमा के राइट साइड में जो भी कुछ आप सॉल्व करेंगे इसका हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की 10 है। तो यहाँ चेक करेगा कि 3 इक्वल 5, 3 5 के बराबर है। क्या 3 5 के बराबर है? कंडीशन सही है तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब ये पूरी इंटायर स्टेटमेंट फॉल्स होगी और इंटायर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब जब ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व हो रहा होगा उस समय पर चेक किया ए इक्वल 5 तो यहाँ 3 था, यहाँ 5 था और 3 5 के बराबर नहीं था, इट मीन्स कंडीशन फॉल्स हुई। और फॉल्स होने का मतलब यहाँ 0 आ गया, क्योंकि एंड ऑपरेटर के बारे में आपको बताया गया था कि जब भी कभी आप एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो इस एंड ऑपरेटर का मतलब है ये दोनों साइड की वैल्यूज़ को चेक करता है, इधर की और इधर की, और दोनों साइड की वैल्यू हमारी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये पूरा फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पर जब आपने चेक किया कि 3 इक्वल 5 तो 3 5 के बराबर नहीं था तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। आगे नेक्स्ट लाइन में देखेंगे तो इस वाली लाइन में आप देखिए ये वाले प्रिंटअप में क्या किया गया है, यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया है। ए इक्वल बी और सी ग्रेटर देन बी, ए हमारा बी के बराबर हो और सी हमारा बी से बड़ा हो। तो आइए चेक करते हैं। जब आपने चेक किया ए में निकला 3 और बी में निकला 5, तो 3 इक्वल 5, क्या 3 5 के बराबर है? कंडीशन क्या 3 5 के बराबर है? कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। फॉल्स होने का मतलब अब इस जगह एंड था तो एंड की जगह तो 0 आ जाता, लेकिन और ऑपरेटर का मतलब हुआ या तो ये सही हो या फिर ये, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, लेकिन अभी इधर वाली कंडीशन को चेक करना बाकी है। तो जब ये इधर वाली कंडीशन को चेक करेगा, आइए यहाँ से समझते हैं। तो जब इधर वाली कंडीशन को उसने चेक किया तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन जब ये और ऑपरेटर के राइट साइड के एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा तो यहाँ क्या लिखा है? सी ग्रेटर देन बी, यानी सी हमारा बड़ा हो बी से। तो सी में कितना है? 10 है और बी में कितना है? 5 है। 10 ग्रेटर देन 5, क्या ये कंडीशन सही है? तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ से रिटर्न होकर क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि और ऑपरेटर का मतलब है कि और के लेफ्ट या राइट साइड में जो भी आपने एक्सप्रेशन दिया है इसमें से अगर एक भी सही है तो इसकी वैल्यू हमेशा ये ट्रू कहलाता है। लेकिन एंड में क्या होता है? दोनों में से अगर एक भी गलत है तो ये क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। फॉल्स होने में ये 0 रिटर्न करता और ट्रू होने में क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट लाइन में आप देख रहे होंगे लिखा है नॉट ए इक्वल बी, यानी ए बी के बराबर ना हो। तो ए में कितना है? 3 है, बी में कितना है? 5 है। 3 इक्वल 5, क्या 3 5 के बराबर है? तो अगर उस अकॉर्डिंग देखा जाता, ये अगर कंडीशन को रख करके देखते हैं तो 3 5 के बराबर है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स थी। लेकिन यहाँ पे नॉट लगा है और नॉट लगने की वजह से 3 इक्वल 5 यानी 3 5 के बराबर ना हो
तो आपने चेक किया 3 5 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 3 5 के बराबर नहीं है, मतलब कंडीशन सही है, और सही होने का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो जब आप इसको रन कराएंगे तो रन कराने में आपको आउटपुट कुछ ऐसा ही मिलेगा। जब इसको जैसे ही आपने रन किया तो रन करने में देखिए पहले का क्या आया है, फॉल्स आया है, 0 आया है। सेकंड में क्या आया है, ए इक्वल इक्वल बी, ए बी के बराबर ना हो, तो ये तो कंडीशन फॉल्स थी। लेकिन जब आपने चेक किया था सी ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन सही थी, इसलिए आंसर क्या आया, 1 आया है। इसी तरीके से थर्ड में आपने देखा 1 आया है, यानी सही आया है, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5 है और 3 5 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी सही हो गई है। इसी को अगर थोड़ा सा वैल्यू में चेंज करके देखें, जैसे अगर ए की वैल्यू को हम 5 कर दें, मान लीजिए यहाँ से मैंने ए की वैल्यू भी 5 कर दिया। अब 5 करने के बाद जब इस प्रोग्राम को आप रन कराते हैं, जैसे ही आपने इस प्रोग्राम को रन कराया तो रन कराते समय चेक किया, इसने पहली कंडीशन चेक किया 5 इक्वल इक्वल 5, 5 5 के बराबर है, कंडीशन सही है। आगे चेक किया 10 ग्रेटर देन 5, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी थी 10, और 10 5 से बड़ा है, कंडीशन सही है। तो देखिए पहले वाले का आउटपुट क्या है, 1 आया, दोनों साइड की कंडीशन सही है। सेकंड में चेक किया 5 इक्वल इक्वल 5, क्या 5 5 के बराबर है, कंडीशन सही है। अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स भी होती तब भी सी ग्रेटर देन 5, ये भी हमारी कंडीशन क्या है, सही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड वाले में देखिए लिखा है ए इक्वल इक्वल 5, ए 5 के बराबर ना हो, तो नॉट लगा है, तो नॉट का मतलब ना हो, तो ए इक्वल इक्वल 5, तो यहाँ पे दोनों में 5 है, ए 5 के बराबर है, यानी ए और बी हमारा, ए इक्वल इक्वल बी, यानी ए हमारा बी के बराबर ना हो। तो यहाँ पर ए में 5 है और बी में 5 है, तो 5 इक्वल इक्वल 5, 5 5 के बराबर है, और यहाँ पूछा गया है कि 5 5 के बराबर ना हो, तो इट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो गई और आउटपुट हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो ये तो प्रोग्राम हो गया जो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर का। आगे ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर। आइए देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर क्या है। Using programming language C, we can get access to every bit of data available in the main memory. This would be enable us to perform the machine level operations. यानी जब आप C लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में जो कंप्यूटर में मेन मेमोरी है उसके हर एक बिट को, यानी एक एक बिट वाइज, बिट बाइट तो सभी लोग जानते हैं, बिट हमारी जो है सबसे छोटी यूनिट होती है, तो हर एक बिट को जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है उस बिट को एक्सेस करने के लिए बिट वाइज ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। दिस वुड बी इनेबल अस टू परफॉर्म द मशीन लेवल ऑपरेशंस, यानी ये क्या करता है, आपको मशीन लेवल ऑपरेशन करने में हेल्प प्रोवाइड कराता है कि एक एक बिट इंफॉर्मेशन को कैसे आप एक्सेस करेंगे, इसके लिए यूज़ करते हैं कुछ ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर हमारे होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर अगर देखा जाए तो बहुत सारे बिटवाइज होते हैं, जैसे भी मैंने आपको एंड बताया तो एंड भी हमारा बिटवाइज में आता है, तो इस तरीके से और भी कई सारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। यहाँ हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो शिफ्टिंग वाले ऑपरेटर बताने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है शिफ्ट करके एग्जाम पूछ लिया जाता है कि लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट का सिंबल क्या है या फिर इसका क्या काम होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। आपके जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, इसकी अगर शिफ्ट ऑपरेटर की बात करें तो 2 प्रकार के शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, दैट शिफ्ट द बिट्स इन एनी इंटीजर वैल्यू बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशन, जिसमें आप कोई भी जो है वैल्यू जो आपकी होगी इंटीजर वेरिएबल में जो भी आपने वैल्यू स्टोर किया होगा उस वेरिएबल की वैल्यू को एक बिट जो है मेमोरी में शिफ्ट कर सकते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, यहाँ पे 2 ऑपरेटर होते हैं शिफ्टिंग के, दैट शिफ्ट द बिट, जिनका काम क्या होता है शिफ्ट करना बिट्स को इन एनी इंटीजर वेरिएबल, कोई भी इंटीजर वेरिएबल की, तो बाई अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशन, आप जितने नंबर ऑफ पोजीशन कहेंगे उतने नंबर ऑफ पोजीशन आपका जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन उतनी बिट्स में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो शिफ्टिंग जो ऑपरेटर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसे कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और दूसरा होता है जिसे कहा जाता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो है इसको इस साइन के साथ इंडिकेट करते हैं, ये जो हमारा साइन है, ये जो सिंबल है, इसको कहा जाता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पर 2 लेस देन साइन नहीं है, ये इस ऑपरेटर को बोला जाता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो आगे देखते हैं, इट टेक्स 2 नंबर्स, ये जो आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है ये 2 नंबर को लेगा। लेफ्ट शिफ्ट द बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड एंड द सेकेंड ऑपरेंड डिसाइड द नंबर ऑफ प्लेस टू शिफ्ट, यानी जो आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है इसके इस साइड में हमको एक वैल्यू देना होगा और दूसरा हमें इसके राइट साइड में वैल्यू देना होगा। तो अब आगे क्या कहा गया कि इसमें होता क्या है, लेफ्ट शिफ्ट द बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड, जो पहला ऑपरेंड आप यूज़ करेंगे वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड में वैल्यू को शिफ्ट कर देगा, और द सेकेंड ऑपरेंड डिसाइड द नंबर ऑफ प्लेस टू शिफ्ट, और सेकेंड वाला जो यहाँ पर ऑपरेटर दिया जाता है वो ये बताता है कि कितने बिट हमें शिफ्ट करना है। लेफ्ट साइड में शिफ्ट तो करना है
लेकिन कितने नंबर ऑफ बिट शिफ्ट करना है ये बताने का काम कौन करता है, सेकेंड ऑपरेंड, जो आप राइट साइड में देंगे। जैसे एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू हम आपको बताएं, मान लीजिए मैंने लिया है इंट, और इंट में वैल्यू क्या लिया है 4। अब हमारे पास में जो वैल्यू है वो 4 है, लेकिन 4 को बिट में कन्वर्ट करने के लिए, 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें इसका बाइनरी निकालना होगा। तो बाइनरी निकालना वैसे सभी को आता होगा, क्योंकि हमें एक एक बिट इन्फॉर्मेशन शिफ्ट करनी है। तो एक एक बिट इन्फॉर्मेशन शिफ्ट करने का मतलब है कि आपको इसे 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो जब इसको हमने 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसा आया है, 0 0 0 0 0 1 0 0। अगर आपको आता होगा कन्वर्जन तो आप इसको देख सकते हैं, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, और ये 2 की पावर 2 है। और 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4। तो ये हमारे 4 का बाइनरी नंबर है। नीचे देखते हैं प्रिंटफ। अब प्रिंटफ में यहाँ से यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिंटफ में इस कोटेशन मार्क में जितना कुछ आप देते हैं ये स्क्रीन पे प्रिंट होता है, यानी इस साइड का ये जो लिखा गया एक्सप्रेशन है ये प्रिंट होगा, ये कोई काम नहीं करेगा, ये प्रिंट होगा। लेकिन %d लगा है, इस %d की जगह यहाँ वाले एक्सप्रेशन जो है वर्क होगा, और वर्क होने पे जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट होगी। तो जैसे लिखा है a लेफ्ट शिफ्ट 1, तो ये हमारा पहला ऑपरेंड है, ये क्या है सेकेंड ऑपरेंड है। पहला ऑपरेंड क्या होता है, ये ऑपरेंड को हमें शिफ्ट करना है, ये ऑपरेंड क्या करेगा, बिट्स को शिफ्ट करेगा। लेकिन राइट जो इधर ऑपरेंड लिखा है सेकंड ऑपरेंड है, ये बताता है कितने बिट इन्फॉर्मेशन शिफ्ट करना है, कितने नंबर ऑफ प्लेस इन्फॉर्मेशन को शिफ्ट करना है। तो जैसे मान लीजिए ए है, अब ए में यहाँ पर लिखा है 1, तो अब ये 1 है, यहाँ पे 0 0 0 0 1 के फॉर्म में हम देखें तो ये बीच में 1 मिल रहा है। आपने यहाँ पर क्या लगा रखा है, ए लेफ्ट शिफ्ट 1, इसका मतलब ये एक बिट जो है इसको 1 इधर शिफ्ट कर देगा। जैसे इसको इधर शिफ्ट करेगा तो शिफ्ट करने के बाद में जो आपके पास में आ जाएगा वैल्यू जो रिटर्न होकर आएगी वो आएगी 0 0 0 0, फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर आएगा 0, फिर आएगा 0, फिर आएगा 0। तो ये जो 1 है ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये 1 आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। यानी अभी तक ये जो वैल्यू हमारी 4 थी, अब ये वैल्यू 4 ना होकर के ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 8 हो जाएगी। तो अगर इसको आप रन कराएंगे तो रन कराते समय आप यही देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये क्या करेगा, एक बिट इन्फॉर्मेशन को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा। इसी तरीके से राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, एक टेक्स 2 नंबर, ये भी क्या करता है 2 नंबर को लेता है, 2 ऑपरेंड को लेता है, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड। राइट शिफ्ट द बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड, जो पहला ऑपरेंड होगा ये क्या करेगा, राइट शिफ्ट में वैल्यू को क्या करेगा, यानी जो भी आपने वैल्यू दिया है उसको राइट साइड शिफ्ट करेगा। द सेकेंड ऑपरेंड डिसाइड द नंबर ऑफ प्लेस टू शिफ्ट, और जो इधर वाला ऑपरेंड है ये क्या करेगा, डिसाइड करेगा कितने नंबर ऑफ प्लेस जो है जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है उसको कितने नंबर ऑफ जो है प्लेस में कितने नंबर ऑफ प्लेस में जो है शिफ्ट करना है, ये बताने का काम सेकेंड ऑपरेंड करेगा। जैसे इसे भी एक प्रोग्राम के थ्रू देखें। अब देखिए हम यहाँ पर मेन से बता रहे हैं, पर मैंने हेडर फाइल वगैरह नहीं लगाई है, आप उस हेडर फाइल को लगा के ही प्रोग्राम रन कराएंगे। लेकिन मुझे पता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो आप हेडर फाइल लगाएंगे। फिर वाइड भी हमने यहाँ नहीं लिखा है, बुक्स वगैरह में भी आप देखते होंगे अक्सर करके वाइड नहीं लिखा रहता है। तो वाइड लिखा होने का मतलब फंक्शन हमारे इंट मेन भी बन सकता है, यानी रिटर्न टाइप भी बन सकता है, नॉन रिटर्न टाइप भी बन सकता है। अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो नॉन रिटर्न टाइप बता रहे हैं, इसीलिए इस फंक्शन के आगे लगाया जाता है वाइड, तो आपको वाइड लगा लेना होगा। तो यहाँ पर वाइड मेन है, वाइड मेन के बाद इंट है, इंट में a = 8 है। इस बार हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 8 है। जब आपने a की वैल्यू 8 है तो 8 को अगर हम बिट्स में कन्वर्ट करें, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। अगर आप देखें तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि हमारा 8 का बाइनरी शिफ्ट हो गया, बाइनरी फॉर्म हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो अब इसको हमें क्या करना है, राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर क्या लगाया है, a, फिर राइट शिफ्ट ऑपरेटर 1। जैसे ही आपने लगाया a राइट शिफ्ट ऑपरेटर 1, तो a में क्या था 8, और 8 का मतलब अगर उसको बाइनरी फॉर्म में देखें तो वो हमारा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन a के अंदर है। और इसको जब आप राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये 1 हमारा यहाँ से उठ करके कहाँ आ जाएगा, ये वाले 0 पे प्लेस हो जाएगा। जब ये वाला 1 आपका इस वाले 0 पे प्लेस होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0। तो
तो आपको रिजल्ट आउटपुट इस टाइप का हो जाएगा, यानी 0 0 0 0 0 और 1 हमारा कहाँ चला गया, राइट साइड चला गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया। तो ऐसे काम करता है आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पर हमने 1 बिट शिफ्ट किया था तो 1 बिट आया था। अगर यहाँ पर हम 2 बिट डालते हैं तो ये सीधे जंप कहाँ पर करता है, यहाँ पे। अगर हम 3 बिट करते हैं तो ये सीधे कहाँ जंप करता है, यहाँ पे। तो जितने नंबर ऑफ बिट आपको शिफ्ट करना है वो आपको इस साइड में देना होता है, और ये हमारा क्या होता है, जो भी आपकी वेरिएबल में वैल्यू है वो आपको यहाँ पर रहता है। तो इसको करने के बाद में आप इसे क्लोज कर देते हैं और ये आपका कंप्लीट हो जाता है शिफ्टिंग ऑपरेटर। यहाँ से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है बिट जो है ऑपरेटर वाला। ये ऑपरेटर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में अब हम जो आपको आगे के प्रोग्राम बताएंगे वो इफ एल्स कंडीशन, डू व्हाइल, लूप, स्विच केस, इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ कुछ होमवर्क हमारे पास में है, वो हम आपको आज आपके ग्रुप में डाल देंगे, उसे आपको करके हमें देना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप उस जगह से पूछ लीजिएगा, वही जगह उस प्रॉब्लम का सलूशन कर दिया जाएगा। देखिएगा, ये हम आपको बिट वाइज ऑपरेटर रन करा के दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे वॉइड मेन है, वॉइड मेन के बाद में फंक्शन लगा रखा है CLR और इसके बाद में ए में वैल्यू हमने 4 इनिशियलाइज किया है और बी में 8। वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। मैंने प्रीवियस वैल्यू इसलिए ले रखा है क्योंकि अभी मैंने उसको आपको बिट में कन्वर्ट करके दिखाया था, तो यहाँ पर कैसे उसकी इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट हो रही है ये आपको समझना है। ए में हमारे पास क्या है 4, अगर ए को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 0 0 0 और फिर 1 फिर 0 0, ये आपका फॉर्म हो जाएगा 4 का। फिर इसी तरीके से बी है और बी में हमने क्या लिखा है 8, तो 8 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 0 0 0 0 और इसके बाद में 1 0 0 0, ये आपका हो जाएगा बी का। जब आप इसे जो है लिखते हैं यहाँ पर बिट वाइज में, यहाँ पर देखिए हम 4 को 1 बिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं और बी को हम जो है राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब आप इसको 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 से 8, और जब हम इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। आइए इसे कंपाइल करके रन करा लेते हैं। जब आपने इसे रन कराया तो रन कराने के बाद में आपने देखा होगा ए में लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद में वैल्यू चेंज हो गई है और कितनी हो गई है 8 हो गई है, और बी की जगह पर क्या आ गया है 4 आ गया है। बी की वैल्यू राइट साइड में शिफ्ट हो गई है इसलिए कितना आ गया है 4 आ गया है। तो इस तरीके से आप एक एक बिट इन्फॉर्मेशन को लेफ्ट या राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं और शिफ्ट करके अपने बिट वाइज ऑपरेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो था आपका ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया है, ये पूरे ऑपरेटर्स कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, यूनरी ऑपरेटर किसे कहा जाता है, बाइनरी क्या है, टर्नरी क्या है, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना होगा। उनके साथ साथ बिट वाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये जो है मेन चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी तब तक आगे की चीज़ों को समझने में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज हो सकती है। तो आइए अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक। फ़िलहाल अभी के लिए इस वीडियो में हमारा ये क्लास यहीं तक की है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसके आगे की क्लास के बारे में। तो तब तक कि अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।